हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे बट्टा। आज हमारी बट्टे की दूसरी क्लास होने वाली है डिस्काउंट की। पहली क्लास हम देख चुके हैं, कुछ कंसेप्ट हमने देख लिए थे कि किस प्रकार बट्टा दिया जाता है। ठीक है, कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए बढ़िया है और कौन सा बट्टा जो है वो दुकानदार के लिए बढ़िया है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज बट्टे की जो है क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, बट्टे की डिस्काउंट की आज की जो हमारी क्लास है उसमें पहला सवाल आज हम देखते हैं। एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये मूल्य अंकित है। ठीक है, हमें एमपी दे रखा है 400 और उसे गणेश पूजा के दौरान 8% छूट पर बेचा जाता है। परसेंटेज डिस्काउंट है 8%। दुकानदार एक 8% छूट और देता है। ठीक है, एक परसेंटेज D1 है, परसेंटेज D2 है, ये भी 8% है। यदि वो 16% की एक ही छूट दे देता, ठीक है, अगर ऐसा ना देखे एक 16% की एक छूट दे देता, ठीक है, तो वो कितना धन प्राप्त या खो देता। तो धन प्राप्त या खोना। ठीक है, सवाल ये है कि एक गाड़ी है, उसकी कीमत है 400 रुपए। ठीक है, वो पहला 8% डिस्काउंट देता है, फिर 8% डिस्काउंट देता है। ठीक है, या फिर तो कुछ अमाउंट मिलता है। अगर वो एक साथ 16% की छूट दे दे तो उसे जो है वो लाभ होगा या हानि होगी। अगर लाभ होगा तो कितना होगा और हानि होगी तो कितनी होगी, ये सवाल है। ठीक है, अभी हमने देखा था सक्सेसिव डिस्काउंट में वो 20% वाला जो सवाल है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 20% एक साथ देने पर नुकसान होगा। तो यहां भी हम देख लेते हैं -8 प्लस 0.64, यही तो होगा। 16 में से ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा। और अगर हम ऐसे देख लें, सीधी सी बात, यहाँ 16% की छूट है, ये तो डिफरेंस कितना है, 0.64 का डिफरेंस है। सही बात है भाई, एक साथ 16% की छूट दे दें तो 16% एक साथ कम हो जाएगा। और अगर हम ऐसे छूट देंगे तो कितना लाभ होगा, में 0.64% का। अब किस पे होगा, 400 पे, तो 400 का 0.64% कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 256 होता है 64 तो 2.56 रुपीज़, तो 2.56 रुपये का जो है हमें फायदा हो जाएगा अगर हम ऐसे डिस्काउंट दें। अगर ऐसे डिस्काउंट देंगे तो सीधा सीधा हमें इतने का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके का थोड़ा सा सवाल था, घुमा फिरा के आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक घड़ी पर लिखित मूल्य 160 रुपए है। ठीक है, एमपी दे रखा है 160 रुपए और दो लगातार हैं जो सक्सेसिव बट्टे हैं, वो देने पर कितने पे बेचा जाता है इसे। एसपी हमको दे रखा है इसका 122.4। ठीक है, पहला बट्टा कितना है, 10% है। तो दूसरा बट्टा बताएं कितना है, ये सवाल है भाई। एक घड़ी है, उसकी कीमत 160 रुपए है, उस पर पहला बट्टा दिया जाता है 10%, है ना। उसके बाद कुछ एक और बट्टा दिया जाता है और इस प्रकार बट्टे देने पर जो है कीमत वो कितनी हो जाती है, 122.4 हो जाती है। सही बात है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि दूसरा बट्टा कितना होगा। ठीक है, चलिए अब इतना तो हम जानते हैं कि अगर इससे 10% निकाले तो एसपी, ठीक है, तो 160 से पहले 10% निकाला तो कितना आ गया, 144। सही बात है। अब तो ये इतना तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 160 में से 16 घटा दो तो 144 आ जाता है। ठीक है, अब 144 पर हमने क्या किया, कुछ x% का डिस्काउंट दिया और वो कितना आ जाता है, 122.4। यही तो है, हमें x% कैलकुलेट करना है। ये 12 से कटता है तो क्या कट रहा है, क्या ये 12 से 12, हाँ तो कट रहा है। तो x% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये 12 से कितना कम है, 144, ये कितना कम है, 122 होता तो 22 कम होता है ना, पर 22 नहीं है, ये तो कितना कम है, 21.6, तो 21.6 इतना कम है। और अगर ऐसे भी कैलकुलेट नहीं करना है आपको तो 12 से इसको काटो तो ये आ जाएगा 12।
और ये कट जाएगा 1, ये ऐसे कैलकुलेट कर लो तो x% कितना हो जाएगा, काटो 51/60 या 17/20 है ना। 17/20 मतलब कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो x% कितना हो गया, 85%। तो 17/20 कितना होता है, नीचे 5 से गुणा ऊपर 5 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 85%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 85। तो डिस्काउंट दिया कितना है मैंने, भाई ये 85% है इसकी वैल्यू, तो है घटाया कितना, 100 में से 85 घटा दो तो आंसर कितना है, 15% का बट्टा हमने यहाँ दिया था। तो ये डिस्काउंट हो गया हमारा 15%, ठीक है। या फिर 144, ठीक है, इस पे हमने 9/10 10% का डिस्काउंट दिया x, और ये 122.4 के बराबर है। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से जो भी निकल के आएगी वापस यहाँ पे आप 8.5 आएगा, 8.5 या 85 निकल के आएगा। ये 90 है, ये 85 होगा, तब ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो ये सवाल जो है आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनको बिल्कुल ध्यान से करते चलिएगा। एक दुकानदार किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर लिखता है। CP 100 मान लेते हैं, तो MP कितना हो गया, 135, यही है। और 8% का लाभ कमाने के लिए कितनी प्रतिशत छूट दी जाए। तो SP अगर लाभ प्रतिशत कमाना है 8 का, तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। सही बात है भाई, इस पे 8% CP पे ही तो लाभ कमाएंगे, तो 108। तो इस पे अब ये कैलकुलेट करना है कि कितनी छूट दी जाए। तो कितनी छूट दी जाएगी, 27 की छूट दी जाएगी, सही बात है। और कितने पे दी जाएगी, 135 पे। ये तो छूट हमेशा MP पे दी जाती है, गुणा कर लीजिए, 1/5 ही हो जाएगा, 20%, ठीक है। 27 पंजे 135 होता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आपसे जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं, ठीक है, जिनमें ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए आपको एग्जाम में। बस ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिएगा पेपर के अंदर, अपनी कैलकुलेशन पर ट्रस्ट करिएगा, ठीक है। समय बच जाए तो एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं, वरना कोशिश यही करिएगा कि पहली बार में ही हमारा सवाल सही हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना ज्यादा मूल्य अंकित करे कि 12.5% छूट देने पर भी उसे 5% का लाभ हो, ठीक है। मान लीजिए CP, ठीक है, SP एंड MP, 3 चीजें हम बना लेते हैं, ठीक है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना ज्यादा मूल्य अंकित करे कि 12.5% की छूट देने पर भी उसे 5% का लाभ हो, ठीक है। मान लीजिए CP 100 है, तो SP कितना हो जाएगा, 105, 5% का लाभ देना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, 12.5% की छूट है, छूट कितनी, 1 की, कितने पे, 8 पे, ये तो 12.5% होता है। अगर मेरा MP कितना हो जाता, 8 हो जाता, तो छूट कितने की होती, 1 की होती, तो मेरा SP कितना हो जाता, 7 हो जाता। भाई ये छूट है, ये कितना है, MP है, सही बात है। तो SP कितना हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, होगा, है ना। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 105 के, यही तो दे रखा है। और 8 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, ये इसका 15 गुना है कि नहीं, इसका 15 गुना कैलकुलेट कर लो, गुणा 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 120 आंसर। कैलकुलेशन सिंपल रखनी है, आप चाहें तो ऐसे घुमा फिरा के इसको कैसे भी कर सकते हैं, पर हमेशा कोशिश प्रयास यही रहना है कि जो है हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो, जल्दी से जल्दी आसानी से हम चीज़ों को काट पीट सकें, वरना पेपर के अंदर जगह कम होती है। और एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे 2 और 2 5 होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है प्रेशर के अंदर। आप 2 को 2 से गुणा करेंगे और 8 लिख देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है हमें एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब जैसे एक सवाल और देखते हैं, इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है। MP जो है वो 120 है
और CP जो है वो मैं कह देता हूँ 100 है। 20% बढ़ गया, ठीक है। लेकिन नकदी चुकाने पर 30% की छूट दे देता है। अब छूट किस पे मिलेगी इस पे, तो इसका 30% कैलकुलेट करो तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 घटाओगे तो 100 और 16 से फिर 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 84, यही तो है। तो अब वो पूछ रहा है कि इसमें कितनी हानि है, हानि कितनी है, CP 100 है, SP 84, तो 16/100 कितनी होगी, 16% की हानि होगी। सही बात है, ऐसा सवाल, सिंपल सा सवाल है। एक व्यक्ति सामान पर क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर लिखता है, ठीक है। तो 150, ये 100, कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य पर 20% छूट दे देता है, इसमें 20% छूट दो, 10% छूट देते तो कितना होता, 15 होता। 20% कितना हो जाएगा, 15 का 2 गुना 30, तो ये 120 हो गया। तो उसका लाभ या हानि कितनी की लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। 20 का लाभ होगा 100 पे, तो 20% का लाभ है, ठीक है। ऐसे सवाल अब आई होप कि आपको बेहद आसान लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसको देखते हैं। एक व्यापारी 20% की छूट देता है, तो डिस्काउंट कितना है, 20%, और 6 से 1/4% नगद पर छूट देता है, नगद डिस्काउंट, ये कितना है, 6 से 1/4%, ठीक है। और ये भाई कोई MP था, उसमें पहले 20% दिया, फिर कोई नगद दे देता है तो 6.25% और दे देता है, ठीक है। और इन सब के बाद भी वो लाभ कितना कमाता है, लाभ जो कमाता है वो कितना कमाता है, 20% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि उसने जो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जो है, MP जो है, वो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया। सवाल ये है भाई, कोई व्यक्ति है, उसने अंकित मूल्य था, उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, और फिर उसको किसी ने नगद दिया तो उसने 6.25% की फिर छूट दी, और इतना छूट देने के बाद भी उसे क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, ठीक है। तो जो सवाल है वो ये पूछ रहा है कि व्यक्ति जो है दुकानदार, उसने क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत बढ़ाकर जो है अंकित मूल्य अंकित किया था, मार्केट प्राइस कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित की थी, ठीक है। तो इस तरीके का ये एक सवाल है हमारे सामने। चलिए देखते हैं। अगर CP में मान लो 100 रुपए है, तो लाभ कितने का है, 20%, तो SP हो गया 120, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, बताएं, 6.25% है, 6.25% कितना हो गया, 25/4, यही है 25/4। इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएगी फिर वो, अब मान लीजिए मैं कहता हूं आपको, इसका जो है SP, ये कितने की वैल्यू है हाँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 120, ये किसके बराबर की है, 25/4 डिस्काउंट देने के बाद की, मतलब 100/12, इसको भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100/12, यही तो है, ठीक है। तो 6.25% के बाद ये वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो अगर हम 100 में से घटाएं 6.25%, 6.25, तो ये किसकी वैल्यू है एक्चुअल में, अगर हम कैलकुलेट करें तो 6.25 घटाओ तो ये कितना आ जाएगा, 93.75, सही बात है, ठीक। या 6.25 कितना होता है, 1/16 होता है, क्लियर है। देखो अगर ऐसे चलोगे तो दिक्कत आने वाली, ऐसे चलोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली। तो 1/16 है, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया, 1 का दिया 16 पे, तो ये एक्चुअली में वैल्यू किसकी, 15 की, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई। SP जो है वो किसके बाद आती है, 6.25% डिस्काउंट के बाद आ रहा है, सही बात है। यहां देखें 6.25% कितना होता है, 1/16 होता है, सही बात है। 16 क्या है हमारा अंकित मूल्य, अगर हम माने तो छूट कितने की है, 1 की है, ठीक है। तो अगर 1 की छूट देने पर बचा कितना, 15, तो जो SP आएगा वो 15 के बराबर है, ठीक है। 16, ये इसका 8 गुना है, तो ये भी इसका 8 गुना होगा, तो हम कह सकते हैं कि 128,
ठीक है। अब ये 128 आया, ये 128 आ गया। ये भी तो डिस्काउंटेड वैल्यू है, ये भी हमें दे रखा है 20%, ठीक है। तो ये किसके वैल्यू के बराबर है? 80% की वैल्यू के बराबर है कि नहीं है? सही बात है। तो अगर पूरी वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? तो ये x की वैल्यू, ये 16 8 128 होता है, ठीक है। तो 1.6 टाइम्स है, तो इसका भी 1.6 टाइम्स आएगा, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 160। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। अगर आपके पेपर मुश्किल बनाने अगर तुल गया एग्जामिनर तो ऐसे सवाल 1-2 आपको अटका देंगे वहां पे, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा कि वो डिस्काउंट देता है 20%, फिर उसने कहा कि नगद डिस्काउंट 6.25%, लाभ 20%, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया होगा? देखिए 25/4% या 6.25%, तो 1/16 हमारी टेबल से हम पढ़ चुके हैं, इसको अच्छे से रट चुके हैं, ठीक है। तो भाई एक की छूट मिल रही 16 पे, यही तो बात है। तो 16 अगर हमारा एमपी है तो एक की छूट मिलेगी, तो एक की छूट मिलने के बाद अगर मैं किसी पे छूट दे दूंगा तो बेचूंगा उस पे, तो मैं 15 पे बेच रहा हूं, तो 15 पे मैंने बेचा, 120 उसकी वैल्यू है, तो 16 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 128 के। सही बात है, पर ये 128 भी कब आ रहा है? 20% छूट के बाद। तो 20% छूट किस पे दी मैंने? वो हमने निकाल ली, तो 160 पे दी, तो 160 का 20% निकालोगे तो 32 जैसे घटाओगे तो 128 आ जाएगी। ये कैलकुलेशंस आपको आई होप कि समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये अपनी तरीके का डिस्काउंट का एक बहुत अच्छा सवाल था जो आपको करना आना चाहिए, ठीक है, अगर आप अच्छे लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ऐसे सवाल 1-2 आपको पेपर में मिल जाएं और आप अगर इनको सही कर दें तो आपकी रैंक जो है काफ़ी इंप्रूव हो सकती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक किताब को 18% छूट पर बेचने से 23% का लाभ होता है। तो डिस्काउंट है 18%, परसेंटेज प्रॉफिट है ना, ये कितना है? 23%, ये भी हमें दे रखा है। तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाए? अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए सीपी जो है आपका 100% है, 100 है, ठीक है। तो एमपी कितना हो जाएगा? सॉरी, एसपी कितना हो जाएगा? 123 होगा कि नहीं भाई? परसेंटेज प्रॉफिट 23%, तो 123 आपका क्या होगा? एसपी हो गया। पर ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? 82 की है कि नहीं? क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है डिस्काउंट, हमने मान लीजिए एमपी अगर हमारा 100 है तो उस पर एसपी कितना आ जाएगा? अगर 18 घटा दे तो 82 आ जाए, तो 82 की वैल्यू 123 है। अब मैं एमपी मैंने कितना माना है? 100 है, एक बार 100, तो ये एक्स, ठीक है। आप 41 से काट दो, ये 3, ये 2, ये कितना है? 1.5 टाइम्स है ना, या इसका ये कितना 50 गुना है, तो इसका भी 50 गुना यहाँ लिख दीजिए, 150 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखना है हमको? सवाल ये पूछा था, तो कितना प्रतिशत बढ़ाना है? 150 में से 100 घटाए तो 50% बढ़ाकर हमें अंकित मूल्य लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ सवाल थे, ठीक है। अब एक सवाल और देखते हैं। एक साइकिल के 1100 रुपए अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। तो एमपी कितना है? 1100, ठीक है। और फिर इस पर छूट कितनी है? 10%। और परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? ये भी 10%। तो हमसे पूछा है सीपी बताइए, सीपी कैलकुलेट करना है, सीपी बताओ। तो एमपी पे 10% डिस्काउंट दे दो तो कितना हो जाएगा? 110। 110 घटाओगे तो एसपी कितना आ जाएगा? 1100 माइनस 110, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 990। सही बात है।
अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 10% है, तो एसपी जो है वो 110 की वैल्यू कितनी है, 990 है। सीपी हमने अगर 100 माना तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 90 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 900। ठीक है भैया, इसका 9 गुना है, इसका 9 गुना ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे सवाल हम अब काफ़ी कर चुके हैं, तो आई होप कि अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी बट्टों के सवाल में एग्जाम के अंदर। फिर भी एक दो सवाल मैं आपको और एक्स्ट्रा करवा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, है ना, और कुछ भी अगर कुछ नया कंसेप्ट भी अगर आप सीख पाएँ तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। ठीक है, ठीक है, तो एमपी मान लीजिए 100, छूट दी 10% की, तो एसपी हो गया 90। ठीक है, और लाभ कितना हो गया, सीपी की बात करें हम तो ये किसकी वैल्यू थी, 12%, मतलब 88 की वैल्यू जो है वो 90 के बराबर है। ठीक है, सॉरी, एक बार, एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। ठीक है, मान लीजिए सीपी 100 है तो ये 112 है, तभी तो 12% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 10% की छूट दी आपने, ये 90 की वैल्यू 112 के बराबर है, तो एमपी मान लीजिए मैंने 100 माना तो वो कितने के बराबर होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 112/9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, तो 112/9। ठीक है, अब सवाल ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या कीजिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो 112/9 यही तो कैलकुलेट करना है, तो 112 अनुपात कितना हो गया 90, तो 56/45, ये निकल के आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, 56/45। भाई उन्होंने कहा है कि सीपी अगर 100 है उस पर 12% की आपको जो है वो लाभ हो गया, तो 112 हो गया, पर ये जो 112 है ये कितने प्रतिशत छूट देने पाया है, 10% की छूट देने पाया है, तो एक्चुअल में एमपी कितना है, इतना है। फिर उन्होंने पूछा कि एमपी और सीपी का अनुपात कितना है, तो वो इतना है, हमने कैलकुलेट कर लिया, 9 इधर गुणा कर दोगे तो 90, इधर 0 से 0 कट गया तो 90, अब 112 2 से काटोगे तो 56/45। ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल भी जो है आपको पेपर में परेशान कर सकता है, तो इस तरीके का सवाल भी हमने देख लिया। ठीक है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, मान लीजिए अंकित है ना, एमपी है 400, तो एसपी कितना है, इस 400 का 3/4, मैंने 400 इसलिए लिया ताकि आसानी से कट जाए, आप 100 लेके भी कट सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 300 हो गया, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब ये एसपी है, अब ये कह रहा है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो ये एसपी जो है ये 25% लाभ के बाद की वैल्यू है, मतलब कि 125 की वैल्यू, मतलब अगर सीपी 100 था उसमें 25% की वैल्यू कितनी हो जाती, अगर उसमें 25% बढ़ा देते तो 125 हो जाता, तो 125% की वैल्यू 300 है, तो मैं सीपी की बात करूं अगर वो 100 है तो एक्स कितना होगा, तो कैलकुलेट कर लीजिए, 5 है ये 4 है, 5 को काटोगे 6 60, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 240। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ, तो अंकित मूल्य ये रहा और क्रय मूल्य ये रहा, तो 400/240, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 से काटो 5/3। ठीक है, तो ऐसा सवाल ये भी कर लिया, ये भी हमने इस तरीके का सवाल कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे इस सवाल को कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अब आपको नहीं आने वाली है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक व्यापारी एक टेबल खरीदता है जिस पर 1500 रुपए लिखा हुआ है, तो एमपी कितना है, 1500 रुपए, वह 20% और 10% की छूट प्राप्त करता है। ठीक है, D1 कितना है 20% और D2 कितना है 10%। ठीक है,
वह 20 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट 20 रुपीज, ठीक है, और वो 20% लाभ पे बेच देता है, परसेंटेज प्रॉफिट है ना 20%। तो सवाल ये है कि नया विक्रय मूल्य बताएं, तो एसपी कितना है ये बताएं, जिस पर उसने 20% प्रॉफिट लेके बेचा है वो बताएं। 1500 था, अब आप जानते हैं 20 और 10 कितना होता है, 30 - 2 मतलब 28% का सीधा सीधा आपको क्या किया गया है, दिया गया है, 28% की छूट मिली है, तो एक्चुअल में कितना हो गया, 1500 का 72% आपको निकालना है, यही तो था। 15 दूनी 30, 3 15 7 105 108, 1080 रुपये जो है 1080 रुपये में उसने खरीद लिया, यह बात हमारे सामने आ गई। अब जिस व्यक्ति ने खरीदा उसका क्रय मूल्य कितना होगा 1080, तो उसने 20 रुपये किस पे लगाए, ट्रांसपोर्ट पे, तो उसके कितने रुपए हो गए 1100 रुपये, ठीक है। अब उसने कितने पे बेची, 20% लाभ ले लो, तो इसका 20% लाभ लो या इसका 120% ले लो, जैसे चाहे वैसे कर लो। 11 12 11 11 121, उसमें 11 जोड़ेंगे तो 132, तो 1320 रुपये, ये 1320 रुपये जो है वो नया विक्रय मूल्य आपका है, तो यही हमारा एसपी हो गया कितना 1320 रुपये, ठीक है। तो ये सिंपल से कैलकुलेशन के सवाल हैं, ठीक है, जैसे चाहें आप जब भी प्रैक्टिस करना चाहें किसी भी बुक से कर लें दोस्तों, है ना, और आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी सवाल कोई भी किताब आप सॉल्व करने बैठ जाएं, है ना, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सीईटी जो है वो क्वालिफाइंग है, सीईटी का पहला चरण, तो हमें क्वालिफाई करना है, तो हमारे जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं उनको और स्ट्रांग बनाएं, जो वीकनेस हैं उनको भी इंप्रूव करने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है। चलिए एक आखिरी सवाल देखते हैं डिस्काउंट का, ठीक है। एक निर्माता के लिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये, ठीक है, सीपी कितना है 700, ये दिया हुआ है, और वह उसे उस पर 800 रुपये अंकित करता है, एनपी 800 रुपये, ठीक है। वह इसे एक व्यापारी को 5% छूट पर बेचता है, ठीक है, एसपी कितना हो गया 800 का, ये हो गया। व्यापारी को नगद भुगतान करने पर 5% की एक और छूट प्राप्त होती है, ठीक है। तो व्यापारी ने निर्माता को कितना धन दिया, ठीक है। तो अब जो एसपी है ये हमें कैलकुलेट करना है, ये कितना है, ठीक है। इसको ऐसे कर दो 19/20, 19/20, यही सवाल है। ये कितना हो गया 400, ये हो गया 2, ठीक है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 गुणा 2, अच्छा 360 होता तो 720 और 2 और जुड़ जाएंगे तो 722 रुपये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सीपी एनपी हमको मिला हुआ है, ठीक है, पहले 5% का डिस्काउंट दो, 10% का डिस्काउंट दोगे तो कितना होगा दोस्तों 80 रुपये होगा, 800 पे भाई हमेशा एमपी पे। तो अगर 10 की वैल्यू 80 के बराबर तो 5 की वैल्यू क्या होगी 40 के बराबर, तो 760 हो गई, ठीक है। फिर 760 पे फिर 5% का डिस्काउंट देना है, 5% दो, अगर 10 दोगे तो 76 होगा, अब 5% देना है तो कितना होगा 76 का आधा 38 - 38, अब इसमें से 40 घटाते तो 720 आता, पर 2 ज़्यादा घटाना है तो 722। इस तरीके से आप जैसे चाहें वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे चाहें तो ऐसे, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, पर ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जिसमें आप स्ट्रांग हो वैसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्काउंट का चैप्टर, ठीक है। तो हमने परसेंटेज देख लिया है ना, प्रॉफिट लॉस देख लिया, डिस्काउंट देख लिया और टाइम एंड वर्क भी देख लिया। अब अगली क्लासेस में हम देखेंगे क्या, वर्गमूल, घनमूल, है ना, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, साथ ही साथ स्क्वायर कैसे निकालें, है ना, क्यूब कैसे करें संख्याओं का,
तो उसके लिए जो भी मेथड्स होंगे अच्छे से अच्छे मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। उसके अलावा मैं डिविजिबिलिटी, रेंज वगैरह भी उसमें आपको लेके चलूँगा, ताकि आपको कई बार जो है कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ऑप्शन से भी आपको आंसर निकल के आ जाए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अच्छे जो मेथड्स हैं उनको, बेस्ट मेथड्स को मैं आपके लिए जो है वो लेके आऊँगा, क्योंकि मैथ्स आपके CET के सेकंड में भी आएगी, ये कन्फर्म है। आप यहाँ छोड़ के चल जाएं तो आगे आपकी पार नहीं पड़ने वाली। तो इसको जरूर आप पढ़ के जाइए दोस्तों। मैथ्स जो है वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवा सकती है। जहाँ जीके में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैथ्स में आसान से सवाल आएंगे, आप आसानी से करके 10 से 15 सवाल में, अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो कम से कम 15 से 20 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इसको हल्के में ना लें, हमारे साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों, है ना। मैं एक वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें ये भी होगा कि CET के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसा माइंड को ध्यान बिल्कुल जो है कंसंट्रेट रखें, क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए CET को लेके। तो इन सब चीज़ों को जो है वो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में मैथ्स के, तब तक अपना ध्यान रखें ये दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।